हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जून का करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगी। यद्यपि करंट अफेयर्स हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और मेन फोकस ये होता है कि हमारा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स के भी पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं और समसामयिकी इसमें दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। तो जून के करंट अफेयर्स के बारे में सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 जून को। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, मतलब ये तो विश्व की हो गई, और अगर नेशनल पूछें तो आप बताएंगे कि 26 नवंबर को मनाते हैं। अब आपसे पूछूं कि 26 नवंबर को ये किसकी सम्मान में मनाया जाता है, तो वर्गीज कुरियन की सम्मान में इसे 26 नवंबर 2014 से नेशनल मिल्क डे की शुरुआत की गई थी और इसे 26 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जून को, और अगर आपसे पूछे कि नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, 26 नवंबर 2014 से इसे मनाना शुरू किया गया था और एज यूजुअल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है सर्जिया पेरेज ने। अब आपसे बता दूं कि जो ग्रैंड प्रिक्स 2023 कहाँ होगा, तो लॉस वेगास में ग्रैंड प्रिक्स 2023 में होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया? तो बांग्लादेश को। अब मैं आपको इसका, देखिए, किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक्सप्लेनेशन को पर ज़्यादा फोकस करिए। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में बांग्लादेश को फोकस, कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। क्यों? तो बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे कंट्री ऑफ फोकस में चुना गया और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों को एक विशेष पैकेज में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका आंसर भी हम जानते रहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जूनियर में 2022 का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीनियर में, तो आप बताएंगे कि हरियाणा ने इसमें जीता है, हरियाणा। अगर जूनियर की बात करें तो उत्तर प्रदेश और सीनियर की बात करें तो हरियाणा। अब आपसे पूछूं कि जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता तो उत्तर प्रदेश ने, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन हुआ था गोवा में, इसका आयोजन हुआ था गोवा में। पांचवा क्वेश्चन है, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम बिजनेस 2022 का पुरस्कार जीता? तो टाइम बिजनेस 2022 का पुरस्कार रश्मि साहू ने जीता। आगे हम आपको बताते हैं, किस राज्य की सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर की शुरुआत करने के लिए, या स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की? तो पंजाब राज्य ने ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। किस राज्य? कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त कर दिया जाए, यानी अभी सारा कुछ, इस बार हमारा फर्स्ट टाइम बजट भी ई बजट प्रस्तुत किया गया था, पेपरलेस बजट था। तो अब धीरे धीरे सभी राज्य सरकार के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है और पंजाब राज्य ने अब की कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करके ई स्टाम्प सुविधा को शुरू किया। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब की, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा सीट कितनी होती हैं, तो पंजाब की लोकसभा सीट हो गई 13, और अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा सीट कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 7। पंजाब की लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट हो गई 7। सातवां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत में अगर कोई कार्य होता और वो भारत में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अगर पहला स्थान है किसी भी कार्य को करने में, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन हमारे लिए
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपसे पूछे सौर ऊर्जा और इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि सौर ऊर्जा से जितनी भी हमारे इस समय बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं, बैटरी से चलने वाले वाहन हैं, इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसमें इंदिरा गांधी भारत का पहला हवाई अड्डा बना जो हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से। इसका मेन मोटो जो है वो यही है कि प्रदूषण जो हो रहा है इन मैटर से ये थोड़ा सा दूर रहे, मतलब कि प्रदूषण का जो बहुत बड़ा एक रोल हो चुका है पूरा भारत में और भारत के पूरे विश्व के दृष्टिकोण में भारत का, उसको थोड़ा आप कम करने के लिए, बहुत हद तक कम करने के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है और बहुत हद तक प्रयास किया गया है। तो प्रयासरत है, अभी भी प्रयासरत है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। 8वां क्वेश्चन है, गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक हैं RN भास्कर। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 की जितनी भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक लेखिका हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपसे पूछे कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किरण बेदी ने लिखी है। अब किरण बेदी के बारे में हम जान जाते हैं। तो पहली महिला IPS अधिकारी भारत की वो किरण बेदी हैं और उन्हीं की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। 9वां क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। उधमपुर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है 1 जुलाई 2022 से। ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करने में प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभा रहा था, इसलिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई और ये कब से की गई? 1 जुलाई 2022 से। आगे क्वेश्चन है 48वां G7 शिखर सम्मेलन, G7 लिखा हुआ है यहाँ पे। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी G7। अब यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ कि G7 क्या होता है। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 होता है और भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना हुई थी और जर्मनी 2022 इसकी मेजबानी करेगा। 12वां क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस 2022 मनाया गया। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी उत्तर भारत का पहला है। तो जो भी कार्य पहले होते हैं वो और एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश में बनेगा। फिर किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अब अगर हम सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम हमारे देश का जो है वो 22वां राज्य है। और 22वां राज्य ये कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1975 में, 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना। ये और भी ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिक्किम में ही कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला अगर बात करें तो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में ही स्थित है और ये हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो कंचनजंगा चूंकि सिक्किम में है और सिक्किम भारत का राज्य है इसलिए। और K2 जो है, और अगर हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय चूँकि चीन, नेपाल ये सभी तो भारत का वो अधिकृत है। तो कंचनजंगा जो है वो पूरी तरीके से भारत में, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्किम के ध्यान में से। आगे हम बताते हैं कि हवाई खेलों को मान्यता व बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 को जारी की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हम पहले जानते हैं कि हवाई खेलों को मान्यता व बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली, ये भी इम्पोर्टेंट है, हवाई खेल नीति 2022 को ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भारत में वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर अगर बात करें तो डेनमार्क, और अगर सबसे नीचे बात करें तो हमारा भारत ही सबसे ज़्यादा
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नीचे स्थान पर है। ये इम्पॉर्टेंट और भी हो जाता है, और ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे निचले श्रेणी में जो है वो भारत का स्थान है। और ये बहुत ही ज़्यादा सभी भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क जो है वो पहला स्थान है, और अगर अंतिम स्थान की बात करें तो भारत जो है सबसे बिल्कुल, इसीलिए ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इसका इतना नीचे स्थान है। और पर्यावरण प्रदर्शन में हमारे जो प्रदेश की राजधानी है दिल्ली, वो माने पूरे विश्व की बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत पर्यावरण के मैटर में बहुत ही ज़्यादा नीचे हो चुका है। तो इसलिए जितने भी जैसे सौर ऊर्जा या हाइड्रो पावर, ये सारी चीज़ों को इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पर्यावरण का जो स्तर है हमारे भारत का, वो थोड़ा सा उच्च हो, बिल्कुल नीचे होता जा रहा है, वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर हो, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 17वां क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्रांस है वो बहुत ही ज़्यादा, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, और ये सीन नदी पर है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन भी फ्रांस के चैटोरेक्स में होगा। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो मैं बता रही थी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर है, और यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। अगर विश्व के सबसे सुंदर नगर की बात करें तो पेरिस है, और इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है। और कॉन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है कॉन, और कॉन जो है फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वविख्यात है, ये हम जानते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। आपका इसका थीम जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और थीम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम थीम को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि फिर 19वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति NEP के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से नए स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो PM श्री स्कूल नाम से जो है वो नई शिक्षा नीति, देखिए नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो है, और इसमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने PM श्री स्कूल नाम से नए स्कूल स्थापित करने की घोषणा भी की है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो है वो 12+3 के बेस पर, सॉरी, ये जो है 10+2+3 यानी 3 साल का जो स्नातक होता था उसके आधार पर थी, परंतु अब इसे चेंज करके बदल दिया गया है, और अब इसे पूरी तरीके से बदल के शिक्षा व्यवस्था, अब इसे 5+3+3+4 के आधार पर कर दिया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, शिक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करने के लिए। तो जो 10+2+3 का जो रेशियो था, रेशियो नहीं, जो अनुपात जो ढांचा बनाया गया था शिक्षा का, उसे बदल के अब 5+3+3+4 के आधार पर कर दिया गया है। अब 20वां क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। एज यूजुअल ये भारत का पहला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की अगर बात करें तो भारत का स्थान रहा है 135वां। अब
अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान है 101वां। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत का स्थान जो है वो नीचे हो गया है। तो ये बहुत ही भूखमरी की समस्या जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसलिए ये सिर्फ हमें इंडेक्स में दी हुई जो सूची है उसमें भारत का जो स्थान है उसी से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हंगर इंडेक्स में हमारा भारत कितना पीछे है। फिर 22वां क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना। तो अभी तक हमें पता था कि संस्कृत भाषा में अभी जब भी अनाउंसमेंट होता था वो या तो इंग्लिश में होता था या हिंदी में होता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बनारस में है, वाराणसी में है, ये संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का यानी विश्व का पहला की बात करें तो विश्व का पहला हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। 27वां क्वेश्चन है डाक सेवकों और डाक विभागों के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया अश्विनी वैष्णव ने। डाक कर्मचारियों और विभाग के व्यक्तियों को ई लर्निंग पोर्टल जो है वो डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया अश्विनी वैष्णव ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये डाक सेवकों या डाक संबंधित जो भी कर्मचारी हैं जो इसमें सेवारत हैं उनके लिए है। और 24वां क्वेश्चन है CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। तो नितिन गुप्ता जो हैं वो इसके अध्यक्ष बने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी बोर्ड के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे एग्जाम के इम्पोर्टेंट के जरिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इससे क्वेश्चन भी बहुत आराम से पूछे जाते हैं। और अगर स्पेशली कोई महिला है, जैसे अगर सेबी की बात करें तो माधवी पूरी बूच जो हैं इसकी अध्यक्ष बनी हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया केंद्र सरकार ने। हर घर तिरंगा अभियान या 75वां संविधान तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत स्वावलंबन व स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है और इसी के 75वें माने आज़ादी के 2023 में ये 75 साल इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो 75 सप्ताह पहले से स्टार्ट है। अब ये जो 75 सप्ताह से जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसका मेन मोटो सिर्फ यही है कि भारत स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े और जितने भी माने बेरोजगारी है या जितने भी सूचकांक में भारत का स्थान है उन सभी में भारत का जो है वो शीर्ष स्थान पर हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा अभियान को भी शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के द्वारा ये बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं और भी स्टार्ट की गई हैं जिनसे बालिकाओं, बालक, शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग को स्वरोजगार बढ़ावा देने के लिए हर राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ये सारी योजनाएं जो है वो ये तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु इसका मुख्य